डीएनबी ज्ञान बाय डॉक्टर मुकेश पटेल। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवाकर विश्वास, एमडी इन आयुर्वेद मेडिसिन। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड अस्थमा के बारे में। चाइल्डहुड अस्थमा या बच्चों में होने वाला श्वास रोग, ये एक गंभीर बीमारी है और बहुत सारे बच्चे अपने भारत में इस बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ बच्चों को हर साल अस्थमा का अटैक आता है, कई बार साल में 3 से 4 बार या इससे भी ज़्यादा बार अस्थमा का अटैक आता है। कुछ केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन बार बार करने की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चा और उनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आयुर्वेद क्या कर सकता है? आयुर्वेद के द्वारा चाइल्डहुड अस्थमा का बहुत ही अच्छा उपचार संभव है। आयुर्वेद में चाइल्डहुड अस्थमा का जो उपचार है उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसमें पहला स्टेप है वो है बीमारी के कारण को जानना। दूसरा स्टेप बीमारी की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तीसरा बड़े बच्चों में आयुर्वेदिक पंचकर्मा का उपयोग करना। तो इसमें जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है बीमारी के कारण को जानना, क्योंकि अगर हम बीमारी के कारण को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उन कारणों को अवॉइड करके हम बीमारी से बच सकते हैं। तो बच्चों में अस्थमा क्यों होता है, इनके कारणों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है गलत खान पान और दूसरा है गलत रहन सहन। तो गलत खान पान क्या होता है? ये गलत खान पान, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ठंड के मौसम में या बसंत ऋतु में, मतलब बसंत के मौसम में, या जब बारिश ज़्यादा हो रही है, मौसम ठंडा है उस टाइम पे, या फिर आसमान में बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं, अगर ऐसे टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाता है, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी पीना, या फल खाता है बहुत ज़्यादा, या सलाद खाता है, मतलब कुछ भी कच्ची चीज़ें, और ऐसा बार बार होता है, या फिर दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में पीता है, दही या बेकरी आइटम ज़्यादा खाता है, या मीठा ज़्यादा खाता है, तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिसके द्वारा बच्चे के शरीर में कफ ज़्यादा बनने लगता है, और यही कफ जब लंग्स में चला जाता है और वात को अवरोधित कर देता है या वात को सप्रेस करता है वहाँ पर, या वात को दबा देता है, तो ऐसे कंडीशन में श्वास रोग पैदा होता है। ये खैर एक टेक्निकल टर्म है डॉक्टरों के समझने के लिए, लेकिन आम पब्लिक को सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है, ये जो भी कफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं बच्चों में, तो अगर हम गलत टाइम पे गलत खाना ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कफ बनाएगा और ये श्वास रोग कर सकता है। तो ये तो बात थी ठंड के मौसम में होने वाली चीज़ों की। अगर बच्चा रेगुलरली ही, मतलब साल भर ही बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध पी रहा है, खासकर भैंस का दूध, या दही डेली खा रहा है, या पनीर डेली खा रहा है, या हफ्ते में 2-2, 3-3 बार भी दही पनीर खा रहा है, या फिर जंक फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, या हर सीज़न में ही फल खा रहा है, जबकि फल खाना हर सीज़न में सही नहीं होता है। ड्राई समर फल खाने का, सलाद खाने का सबसे अच्छा सीज़न होता है। तो इस टाइप की अगर कुछ गलतियाँ कर रहा है बच्चा और ये बार बार हो रहा है, तो ये श्वास रोग को पैदा कर सकता है। तो ये था खान पान से संबंधित कुछ कारण। दूसरा है रहन सहन से संबंधित कारण। रहन सहन कैसा? कि बच्चा खाने के बाद तुरंत खेलने कूदने चला जाता है, या दौड़ भाग करता है खाने के तुरंत बाद, या खाने के तुरंत बाद दिन में सो जाता है, या रात में भी खाने के तुरंत बाद सो जाता है, या फिर ठंडी हवा में, ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक रहता है, खासकर ठंड के मौसम में, तो ये श्वास रोग को पैदा कर सकते हैं, या फिर पहले से ही अगर थोड़ा बहुत श्वास रोग है तो उसको बढ़ा सकता है। कारण और भी बहुत सारे हैं। जब हमारे सामने पेशेंट होता है तो जब हम उनकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तो और भी कई सारे कारण हमारे सामने आते हैं। हर कारण को इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन इन जनरल जो मुख्य कारण होते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना चाहिए, वहाँ पर वो आपको और डिटेल में बता सकते हैं। तो ये था बीमारी के कारण को जानना। कुछ लोग मानते हैं कि श्वास रोग एक जेनेटिक बीमारी होती है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जब तक कोई जेनेटिक बीमारी का एनवायरमेंटल ट्रिगर फैक्टर ना हो तब तक वो बीमारी सामने नहीं आती है। तो ये जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, जो कुछ उदाहरण दिए हैं, ये सारे बीमारी के ट्रिगर फैक्टर्स ही हैं। मतलब अगर ये फैक्टर आएंगे ही नहीं तो बीमारी कभी सामने आएगी भी नहीं। तो ये एक इन शॉर्ट जानकारी थी श्वास रोग के कारण के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की, मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों की। आयुर्वेदिक दवाइयाँ पेशेंट की क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो मेनली 2 स्टेप में दवाइयाँ चलती हैं। पहला स्टेप कि कफ को लंग्स से निकालना और थोड़े बहुत बचे हुए कफ को सुखाना। दूसरा स्टेप होता है लंग्स को ताकत देना और सही खान पान को कंटिन्यू रखना ताकि बीमारी दोबारा ना आए। तो जो पहला स्टेप होता है, मतलब कफ को लंग्स से निकालना है, इसके लिए हम कुछ दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे श्वास कुठार रस, कफ कुठार रस, वासकासव, टंकण भस्म इत्यादि, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो इन दवाई में से कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, किस मात्रा में करना है, किस कॉम्बिनेशन में करना है, ये डॉक्टर ही तय करता है मरीज़ को देखने के बाद। तो
इन दवाइयों को देने से जो मरीज में श्वास रोग होता है, जो वीजिंग होता है, वो ख़त्म हो जाता है कुछ दिनों में। यूजुअली 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इतने में पेशेंट को आराम हो जाता है। लेकिन इतना करना पर्याप्त नहीं होता है। बीमारी दोबारा ना हो, इसके लिए भी हमें आगे मेडिसिन चलानी होती है। इसके लिए जो सेकंड स्टेप है कि दवाइयाँ ऐसी जो लंग्स को ताकत दे। एग्जाम्पल के लिए मकरध्वज गुटिका, लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस, श्वास का चिंतामणि रस, अगस्त रसायन एट्सेट्रा, ये दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सी दवाई देनी है, किस मात्रा में देनी है, कब तक चलाना है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है पेशेंट को देखने के बाद। तो ये जो दवाइयाँ हैं, इनके द्वारा अगर इन्हें सही से प्रयोग किया जाए तो श्वास रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम श्वास रोग को पैदा करने वाले कारण दोबारा यूज़ में लाते हैं, मतलब ठंडा खाना, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडे मौसम में खाना, तो कुछ बच्चों में श्वास रोग दोबारा आ सकता है। इसलिए बीमारी के कारण को जानना, जो कि हमने पहले स्टेप में बताया था, बहुत ज़रूरी है। तो जब श्वास सही हो जाता है तो इन कारणों से हमें बच के रहना है। यही इसका सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, मतलब आयुर्वेदिक पंचकर्मा का प्रयोग करना। पंचकर्मा थेरेपी आयुर्वेद का बहुत ही एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं चाइल्डहुड अस्थमा के केस में जो गंदा कफ है उसको शरीर से बाहर निकाल के दोबारा वो पैदा ना हो, इसकी व्यवस्था की जाती है। तो पंचकर्मा थेरेपी में बहुत सारी थेरेपीज आती हैं। तो अस्थमा के केस में हम वमन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। वमन थेरेपी मतलब मेडिकेटेड एमएसएस, मतलब इसमें पेशेंट को वॉमिटिंग करवाई जाती है दवाइयों के द्वारा। बच्चों में यूजुअली इस थेरेपी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, मतलब 15 से 16 साल तक के बच्चे हैं, जिन्हें दवाइयों से बहुत अच्छा आराम नहीं हो पा रहा है, या फिर जो अपने खान पान को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में पंचकर्मा थेरेपी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये 3 स्टेप हैं चाइल्डहुड अस्थमा को क्योर करने के लिए। अगर इनका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो आयुर्वेद के द्वारा चाइल्डहुड अस्थमा को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, और बच्चों को बड़े होकर दवाइयों के सहारे या इन्हेलर के सहारे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक शॉर्ट वीडियो था चाइल्डहुड अस्थमा के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आपको अपने योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनके परामर्श पे दवाइयाँ या चिकित्सा लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी जानकारी में कोई ऐसे चाइल्डहुड अस्थमा के बच्चे हों, तो आप उनके पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। जल्दी ही हम एक नए वीडियो और एक नई बीमारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।